Welcome students, welcome back to my class. So, in the earlier video, in the earlier lecture, we have studied about mean, median, mode and range. In this particular video, we are going to study about double bar graph. My dear students, we have already studied graphs in our earlier standards. In 6th standard, we have studied about bar graphs, pictographs, okay? But in this particular chapter, we are going to study about double bar graph data. Students, as we all know, graphs plays very important role in studying the data clearly. ओके अगर हमें इजी मेथड में किसी डेटा को लर्न करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से हम उन डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं. डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनालाइज? एनालाइज करना मीन्स कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिली हो, उससे हमें उसके आगे जनरेट होने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं. हम किसी भी चीज़ का एनालाइजेशन हम करें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल बहुत तरीक़ों से हो सकता है. ठीक है, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि हमें आगे अगर सेम चीज़ रिपीट करनी हो तो हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करें या किस तरीके से कंडक्ट करें कि हमें वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो वापस से कभी ना मिले या वो प्रॉब्लम्स कभी क्रिएट हो ही ना. इसलिए हम हमेशा ग्राफ्स का यूज़ करते हैं. आपने ग्राफ्स बहुत सारी जगह पे देखा होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप टीवी देखते हैं तो स्टॉक मार्केट एक चीज़ आती है. स्टॉक मार्केट में जनरली न्यूज़ चैनल्स ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से वो डेटा को अच्छे से एनालाइज करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रेजेंट करनी होती है वो अच्छे से कर पाते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, you already know how to use graph. Okay, we have already made graphs from various datas. So let's see what are double bar graph data. Now double bar graph data होता क्या है? जब आप किसी इंफॉर्मेशन को, यानी कोई एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, लेकिन वही चीज़ या फिर वही इंफॉर्मेशन आपको सेकेंड टाइम भी मिल रही है एंड नाउ यू हैव टू कंपेयर एंड एनालाइज, देन व्हाट यू कैन यूज़ डबल बार ग्राफ डेटा. अब आप ये भी सोच सकते हो कि मैम हम 2 बार क्यों ना बना लें इस डेटा को. आप उस डेटा को 2 बार बना सकते हो, लेकिन इट विल कंज्यूम मोर टाइम, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा. लेकिन बाय यूजिंग डबल बार ग्राफ डेटा आप उसी डेटा को एक ही ग्राफ में अच्छे से बना के अच्छे से एनालाइज कर सकते हो. सो आई हैव ड्रॉन अ ग्राफ, a double bar graph here, but you have to draw this graph in your graph book. ओके, तो बेसिक चीज़ें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ग्राफ्स कैसे होते हैं और उन्हें हम कैसे बनाएंगे. ओके, so my dear students, as you can see, I have drawn a bar graph, a double bar graph on the board. Now what is my double graph data here? यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और मुझे यहाँ पे टर्म्स दिए हैं और ये स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं. जैसे कि राम नाम का एक बॉय है, उसका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डेटा मुझे मिला है और मुझे उसे एनालाइज करना है. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता चला कि उसके इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 65 मार्क्स आए हैं, हिंदी में उसके 72 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में उसके 80 मार्क्स आए हैं, साइंस में उसके 85 और एसएस में 70 मार्क्स आए हैं. ये फर्स्ट टर्म का डेटा है. अब जब सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम हुई तो सेकेंड टर्म में राम के इंग्लिश में 70, हिंदी में 65, मैथ्स में 95, साइंस में 90 और एसएस में 75 मार्क्स आए हैं. ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि आपको राम की रिपोर्ट बनानी है. राम ने उसकी ग्रोथ हुई है या फिर उसके मार्क्स कम हुए हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है. सपोज उसके पेरेंट्स ने मुझे पूछा तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करके उनके पेरेंट्स को शो करूँगी. तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डबल बार ग्राफ डेटा. Okay, we already know how to make bar graph data. As you can see, we have two axes. We have x-axis and y-axis. Okay, we have two axes, x-axis and y-axis. On y-axis, we have to represent the marks of student. We have to represent the marks of Ram has got in first term and second term. And on x-axis, we have to use the subjects in which he has scored the marks. y-axis पे हम क्या शो करेंगे, उसके मार्क्स, और x-axis पे हम क्या शो करेंगे, उसके मार्क्स उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कितने आए हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स एंड सब्जेक्ट्स. ओके, उसके बाद
आप स्केल लेना बहुत ज़रूरी है, ग्राफ में हम हमेशा स्केल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्केल कितनी ली है, 1 सेंटीमीटर, दिस 1 सेंटीमीटर 0 to 10, I have taken marks from 0 to 10. This means my 1 centimeter equals to 10 marks. Okay, so let's get start. राम को इंग्लिश में 65 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे नाउ 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 65 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 60 और 70 के बीच में 65 रिप्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, 65 को ड्रॉ कर देंगे। अब सेकेंड टर्म में उसके कितने मार्क्स आए हैं, 70। सो हम क्या करेंगे, 65 हियर एंड 70 इज हियर, सो वी विल मार्क लाइक दिस एंड वी हैव टू मेक बार ऑफ द मार्क्स। ओके, अब आप देखोगे मैंने इस पूरे बार ग्राफ में फर्स्ट टर्म को इस तरीके की लाइन से शो किया है, लेकिन जो मैंने सेकंड टर्म के मार्क्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ मैम, हम दोनों में सेम लाइन क्यों नहीं बना सकते? अगर हम दोनों में सेम लाइन बनाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि फर्स्ट टर्म का डेटा कौन सा है और सेकेंड टर्म का डेटा कौन सा है। इसलिए टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म हमने उनकी बार ग्राफ का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया है। इससे क्या होगा, कोई भी इंसान अगर उसको स्टडी करना हो मेरा बार ग्राफ, तो वो सिंपली ये देखेगा कि भाई इस लाइन का मतलब फर्स्ट टर्म है और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है सेकेंड टर्म, तो वो इजीली पता लगा पाएगा कि ये जो बार है वो फर्स्ट टर्म की बार है और ये जो बार है वो सेकेंड टर्म की बार है। ओके, नाउ हिंदी में उसके 72 मार्क्स आए हैं, सो 72, हिंदी में उसके सेकेंड टर्म में 65 मार्क्स आए हैं। ऐसे ही मैथ्स में फर्स्ट टर्म में 80 एंड देन 95, 90 इज हियर एंड 100 इज हियर, तो 90 और 100 के बीच में ही 95 आएगा ऑफ कोर्स, सो 95। देन साइंस में उसके 85 मार्क्स आए फर्स्ट टर्म में एंड 90 इन सेकेंड टर्म, और उसी तरीके से एसएस में उसके 70 मार्क्स आए हैं और सेकेंड टर्म में 75। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जिस तरीके से बनाया है आपको उसी तरीके से बनाना है, लेकिन अपनी ग्राफ नोटबुक में। ओके, नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दिस बार ग्राफ आई हैव टू राइट द सब्जेक्ट्स। दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड एसएस। माय डियर स्टूडेंट्स, हर चीज़ का यहाँ पे मार्क्स है। आपको पता है ग्राफ्स ऑलरेडी 5 मार्क्स में आते हैं, तो आपका स्केल, आपकी जो टाइल आपने बनाई है, उसके बाद आपने जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मार्क्स, सब्जेक्ट्स, ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी और ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम ग्राफ को अच्छे से स्टडी या एनालाइज कर सकते हैं। ओके, अब आप सोचोगे कि मैम आपने ये ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन आपको अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? अगर राम के पेरेंट्स आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि मैम बताइए कि मेरे बच्चे की ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, तो क्या लगता है आपको, फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में क्या राम की ग्रोथ हुई है? यस, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में उसका जो ग्राफ है वो इंक्रीज हुआ है। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं या फिर सबसे ज़्यादा उसने मार्क्स अडॉप्ट किए हैं? यस, मैथ्स। सिंपली सिर्फ ग्राफ को देखने से ही मुझे पता चल गया कि एक मैथ सब्जेक्ट है जिसमें उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसके इस साल मार्क्स कम हो गए, यानी कि सेकेंड टर्म में मार्क्स कम हो गए? क्या आप देख सकते हो? यस, हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। हिंदी में पहले उसके 72 थे, लेकिन अब 65 हो गए, यानी उसके मार्क्स में गिरावट आई है, डिक्रीज हुआ है हिंदी सब्जेक्ट में। तो अगर मुझे उनके पेरेंट्स को बताना हो कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सेकेंड टर्म में उसने कम मेहनत की है या फिर उसके कम स्कोर हुए हैं, तो इट विल बी हिंदी. Just by seeing the graph, I can tell and I can explain and I can analyze his all data from a single graph. Okay, so this is the benefit of double bar graph data. You can take examples from your textbook as well. The exercise 15.3 is of double bar graph data. Go through the exercise and draw the other questions in your bar graph book.
Okay, you can simply draw such kind of graphs in graph textbook, and I will request or I will suggest you to draw this particular example in your notebook so that आपको एक clear idea आ जाए. अगर आपको ये copy करना है तो you can simply pause the video here, you can write the question and you can draw this in your graph notebook. Okay, so my dear student, this was lecture 2 in which we have studied about double bar graph data. In the last lecture we will study the last concept, which is probability, and that probability concept is very simple, so don't forget to see the last lecture, which is lecture number 3 about the concept probability. Here I have completed the topic double bar graph data. Do exercise 15.3 so that आपका रिविजन भी हो जाए और आप जो ग्राफ्स हैं वो अपनी ग्राफ नोटबुक में बना सकें. तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. डोंट फॉरगेट टू like the video and subscribe to the channel. Have fun. Goodbye everybody.